हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए आज आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। देखिए, इन रेशियोज से हमें क्या पता चलेगा, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, हमारे पास अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसी दो इक्वेशन हमारे पास है, लीनियर इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 को देखेंगे और b1 अपॉन b2 को देखेंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है, या फर्स्ट केस हम लेते हैं, ये नॉट इक्वल होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। क्या मतलब हो गया? इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? इनका एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इस केस का मतलब है लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। सेकंड केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू हो जाए c1 अपॉन c2। इस केस का क्या मतलब है? इस केस का मतलब है कि लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल अगर लाइंस होगी तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। क्लियर? एंड द लास्ट केस, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये केस अगर हो जाता है, इसका मतलब देखिए यहां तक ये लाइंस पैरेलल हैं और ये भी साथ में हो गया, मतलब वो दोनों लाइन सेम है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है। तो क्या लिखेंगे? कोइंसाइड करेगी या कोइंसिडेंस का केस होगा। प्रॉपर वर्ड हम कोइंसाइड यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? तीनों केस क्लियर है। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट करेगी, इस केस में पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, और इस केस में कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये केस हमारे सामने देखिए, यहां पे a1 अपॉन a2 अगर मैं लिखता हूं, ये हो गया हमारे पास 5 अपॉन 7। मैंने b1 अपॉन b2 लिखा, ये हो गया मेरे पास -4 अपॉन 6। इससे मुझे क्या पता चला? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैं क्या लिख सकता हूं? हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। Lines intersect each other at one point। कौन सा केस हो गया? ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो ना तो ये पैरेलल है, ना ये कोइंसिडेंट है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए 5 अपॉन 7 जो है वो -4 अपॉन 6 के बराबर नहीं होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वापिस इसमें भी यही चेक करना। देखिए, a1 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू है 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 12, c2 की वैल्यू है 24। मैंने चेक किया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा है क्या? देखिए 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 होता है। देखिए 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और इक्वल टू देखिए c1 अपॉन c2 भी हो रहा है क्या? ये हो गया 12 अपॉन 24। यानी देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ये मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि ये वाला केस हो रहा है। ये कौन सा केस है? ये हमारा थर्ड केस है। तो हम क्या लिखेंगे? ये हो रहा है, therefore lines are coincide, therefore infinite many solutions।
क्लियर हो गया। हमें सिर्फ चेक करना है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, इक्वल टू c1 अपॉन, तीनों 1/2 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड केस हो गया। क्या हो रहा है, लाइंस क्या है, कोइंसाइड कर रही हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए मैंने लिखा a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 10, c2 की वैल्यू 9। तो मैंने चेक किया 6/2 -3 अपॉन -1 और 10 अपॉन 9, ये चीज मैंने चेक की। तो ये क्या बन गया, 3/1, ये बन गया 3/1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/1, ये क्या बन गया 10/9। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1। ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं आ रहे। ये कौन सा केस हो गया हमारा, केस नंबर 2। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी है, पैरेलल है। सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन। तो तीन केस थे, तीनों हमने अच्छे से देख लिए। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, यहीं पे नो आ गया, तब तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कोइंसाइड करेंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है तीनों केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन आपसे पूछी जाएगी। चलते हैं आगे, चलिए। On comparing ratios this and this, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखिए consistent का क्या मतलब है और inconsistent का क्या मतलब है। consistent का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। याद कीजिए लास्ट क्लास में बताया था, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, वेरी फर्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था, ये देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उनको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। यानी नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन, यानी जिसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यानी ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, ये नो सॉल्यूशन, यानी यहां इंटरसेक्ट कर रही है और यहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी पैरेलल है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। तो कह रहा है इन रेशियोज को देखिए और बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं क्या चेक करना है मुझे, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये इंटरसेक्ट करेंगी, इनका एक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाता है b1 अपॉन b2, इस केस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और यहां पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा साथ के साथ, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहां क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखना है, यहां क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे याद करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। यहां क्या है, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब चेक कर लेते हैं, चलिए। पहली इक्वेशन में a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 5। यहां a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 7। दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए हमने चेक किया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को हम चेक करते हैं। देखिए ये बन गया 3/2, ये बन गया 2/-3, 3/2, 2/-3। ठीक है, क्या ये इक्वल है क्या, जल्दी से देख के बताइए, क्या 3/2 इक्वल टू 2/-3 होता है क्या, ये अपॉन ये अपॉन ये, क्या ये इक्वल है, हम कहेंगे ये नॉट इक्वल है। देयरफॉर हमने क्या लिखा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर these pairs are consistent।
कंसिस्टेंट के केस में ही होगा ये, क्योंकि इनका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा, और यही हमने लिखा था अगर नॉट इक्वल टू आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो ये नॉट इक्वल टू आ गया, इसलिए इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है, इसका कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन 100% होगा। इतना सा चेक करना है बस, ये है तो कंसिस्टेंट, ये है तो नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए इस पेयर को देखते हैं। मैंने लिखा a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू 9। चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चेक करते हैं, a1 की वैल्यू है 2, ये है 4, -3, -6, 8 और 9। इसको लिखा तो ये बन गया 1/2, ये भी बन गया 1/2 और ये बन गया 8/9। हमें दिख रहा है ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर हमारा केस क्या बना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या बताया था इस केस में, ये पैरेलल हो गई है, लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। जब पैरेलल हो जाएंगी, जब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन नाम है, देखिए नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इस केस को, और पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज के नाम है। जब पैरेलल होंगी तभी नो सॉल्यूशन होगा, तभी उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सेम ही क्वेश्चन है। देखिए a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू है 9, सॉरी a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है 5/3। और या हम एक काम कर सकते हैं, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने एलसीएम ले लिया इधर 6, तो इधर बन गया 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। इसको सही से लिखा तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये पड़ी है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए, a1 लिखा ये, b1 लिखा ये, दोनों की वैल्यू ये 9 है, ये 10 है। फिर इधर मैंने लिखा a2 और लिखा b2 और लिखा c2, और यहां भी लिखते हैं c1, कितना आ गया 42। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर है, चलिए चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चेक करते हैं, देखिए a1 अपॉन a2 लिखा तो 9/9, b1 अपॉन b2 लिखा तो 10/-10, और c1 अपॉन c2 लिखा तो 42/14। ये लीजिए, देखिए 9/9, 10/-10, 42/14 ये लिखा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये 1/1 है, ये 1/-1 है, यही इक्वल नहीं है, तो मुझे अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब यही नॉट इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या निकल के आया मेरे पास, इसका मतलब आया a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। ऐसे ये तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान रखना, तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ a1 a2, अब ऐसे ऊपर नीचे लिखा हो ना तो उसको पहले इक्वेशन को सही बना लो ताकि आपको क्लियर कट दिखे चीजें। अब हमें बड़ा आराम से a1 b1 c1 दिख रहा है, a2 b2 c2 दिख रहा है, रेशियो लगा के देख लीजिए। अगर पहला ही नॉट इक्वल आ जाए तो कंसिस्टेंट, पहला इक्वल आ जाए, अगला नॉट इक्वल आ जाए तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक और क्वेश्चन है, करते हैं इसको। यहां देखिए, या इसके नीचे मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा इक्वेशन समझने में आसानी रहेगी। ये a1x है, ये b1y है, ये c1 है, ये a2x है, ये b2y है, ये c2 है।
तो जल्दी से बताइए A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 11। यहाँ देखा A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -22। चेक करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। रखिए वैल्यूज रखिए। 5 अपॉन -10 यहाँ आ जाएगा -3 अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा 11 अपॉन -22। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या पता चला, देखिए ये 1 अपॉन -2 है, ये 1 अपॉन -2 है, ये 1 अपॉन -2 है, दिख रहा है 1 अपॉन -2। ये माइनस के आप ऊपर रखिए नीचे रखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे ऊपर कहीं भी रख सकते हैं आप। इसको -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 बोलिए, या 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 बोलिए, एक ही बात है, दोनों कोई फर्क नहीं। तो हमें क्या दिख रहा है, क्या ये सेम नहीं हो गया क्या? अच्छे से देखिए इसको, 5 अपॉन -10, -3 अपॉन 6, 11 अपॉन -22, तीनों इक्वल। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सा केस आ गया, ये हमारा थर्ड केस आ गया जहां पे कोइंसाइड करती है। ये केस हो गया हमारा कौन सा, कोइंसाइड वाला आ गया। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब ना तो ये कंसिस्टेंट है ना ये इनकंसिस्टेंट है। ये कौन सा केस आ गया, ये वो वाला केस आ गया जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। थर्ड केस क्या था, डिपेंडेंट वाला। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वाला केस, ये वाला केस आ गया। 3 केस बताए थे ना, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट वाला केस आ गया, ठीक है। देखिए यहां बताता हूं मैं आपको, यहां देखा था हमने इसको, ये देखिए थर्ड केस, इनको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट केस। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलते हैं आगे, यहां तक क्लियर है। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब डिपेंडेंट है, इसका मतलब कोइंसाइड कर रही है। तीनों नाम इसी के हैं, सबके 3-3 नाम है हमारे, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए वापस से एक और क्वेश्चन है। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो पहले इस इक्वेशन को सही बनाने। इसको कैसे सही बनाएंगे, 3 का एलसीएम ले लिया, नीचे 3 लिखिए, ऊपर बन गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। इसको सही से लिखेंगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। यहाँ A1 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है 6 और C1 की वैल्यू है 24। यहाँ A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 12। चेक करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चेक कीजिए क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 4 अपॉन 2, ये बन रहा है 6 अपॉन 3, ये बन रहा है 24 अपॉन 12। इसको सही से लिखा तो ये बन गया 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल है, मतलब कौन सा केस आ गया, ये बन गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों जब इक्वल होंगे इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मतलब हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, मतलब कोइंसाइड कर रही है लाइंस, मतलब डिपेंडेंट है। ये तीनों नाम वापस से आ गए, ठीक है। चलें आगे, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, पहले इक्वेशन को थोड़ा सही से बना लो। फिर ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, बस इनको रख के देखना है ऐसे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो डिपेंडेंट, ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और पहले इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट। इतना सा तो खेल है सिर्फ। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलिए पहले हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 10। चेक कीजिए फटाफट। चलिए A1 B1 C1 देख लिया, A2 B2 C2 देख लिया, हमें चेक करना है A1 अपॉन A2
इक्वल टू नहीं लिखेंगे पहले हम सिर्फ चेक करेंगे b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। चलिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू है 5 अपॉन 10। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 5 अपॉन 10। इससे क्या पता चला अपने को? इससे ये पता चल रहा है अपने को कि ये भी 1 अपॉन 2 के बराबर है, यानी ये इक्वल है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस कौन सा आ गया? अब ये ना तो कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है। ये केस कौन सा आ गया? ये केस आ गया हमारा डिपेंडेंट वाला। कौन सा केस आ गया? डिपेंडेंट वाला केस आ गया। अब इसको अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा? सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन होंगे इसके। चलिए चेक करते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। देखिए क्या बताया था, ग्राफ ऐसे बनाना है। इसका एक बॉक्स बनाएंगे हम ऐसा, यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है। x को 0 रखा तो y 5, y को 0 रखा तो x 5। दिख रहा है? x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 5। तो यानी कि 0 5 और 5 0, ये हमारा हो गया 0 5, ये हमारा हो गया 5 0। ये दो पॉइंट हो गए, एक लाइन हमारी ये बन गई। मान लीजिए इधर इसका बॉक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए अगर x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 5, यानी वही दोनों पॉइंट यहां आ गए। यानी ये जो लाइन बन रही है इसके ऊपर ही ये लाइन बनेगी वापस से। तो इससे क्या समझ में आया अपने को? इससे हमें ये समझ में आया कि इस ग्राफ के ऊपर जो भी आप पॉइंट लोगे वो सारे इसके सॉल्यूशन है। कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यहां रखिए, जो भी पॉइंट होगा सब सॉल्यूशन होंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑल पॉइंट्स on the line are solutions। कोई भी पॉइंट ले लीजिए सब सॉल्यूशन है। जब एक के ऊपर एक आ गया तो सारे ही कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट आपको जहां भी इस लाइन को ऊपर नीचे आप खींच दीजिए, जो भी पॉइंट है सब इसके क्या है? सॉल्यूशन है। तो ऐसा केस है ये। चलते हैं आगे। वापस एक और क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 16। चेक करते हैं हम इसको। मैंने चेक किया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो ये क्या बना? 1 अपॉन 3 -1 अपॉन -3 8 अपॉन 16, यानी ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये 1/2 है। ठीक है, इससे अपने को क्या पता चला? ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यानी कि क्या होगा? ये हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस है, यानी कौन सा केस है? पैरेलल लाइंस वाला केस हो गया। इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमें डायरेक्टली पता है कि यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ बना के देखते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा? इसका अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स कैसे बनता है? ये x है, ये y है। x की जगह अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी? जल्दी से बताओ। -16/3, -16/3। अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 16/3। क्या आ रही है? 16/3। ये दोनों पॉइंट्स देखिए, ग्राफ बनाते हैं। 0, -16/3, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को, सॉरी माइनस में है तो नीचे की तरफ बनेगा, यहां बनेगा 0, -16/3। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट है 16/3, 0। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 16/3, 0। तो जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ठीक है, चलिए इस वाले का बॉक्स बनाते हैं। क्या बॉक्स बन रहा है जल्दी से बताइए। इसका बॉक्स बनेगा हमारा, x को अगर 0 रखें तो y की वैल्यू -8 और y को 0 रखें तो x की वैल्यू 8। दिख रहा है? ये x को 0 रखा तो y की वैल्यू -8, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 8, यानी 0, -8। 0, -8 जाएंगे तो कहां बनेगा? तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने।
ये मान लीजिए 0, -8 है और ये हमारा हो गया 8, 0। इस तरीके की लाइन बनेगी। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से क्या पता है चल रहा है अपने को, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं और जब पैरेलल होंगी तो क्या सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल चली जाएंगी लाइंस। जो लाइंस पैरेलल होती है वो आपस में कभी कनेक्ट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होता है, या तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें या फिर एक दूसरे के ऊपर बन जाए। दो ही केस में हमारे पास सॉल्यूशन बन सकते हैं, पैरेलल वाले केस में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा। चलते हैं आगे। चलिए वापस से एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, चेक करते हैं इसको। जल्दी से बताइए, इसका A1 है 2, B1 है 1, C1 है -6, इसका A2 है 4, B2 है -2, C2 है -4। चेक करते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। जल्दी से वैल्यू रखिए। 2/4 यहां बनेगा, 1/-2 यहां बनेगा, -6/-4। ये चेक किया तो ये 1/2 है, ये -1/2 है। यहीं पे मैं मना कर रहा हूं तो अगले को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को पता चला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला केस है। अगर ये केस है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर कंसिस्टेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो उनका क्या होगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं ग्राफ बना देता हूं एक अच्छा सा। चलिए चेक करते हैं, पहले बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसका बॉक्स देखिए क्या बनेगा, इसका बॉक्स बनाते हैं। हमने पहले x को 0 रखा, x 0 रखते ही y की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, -2। और y को अगर 0 रखते हैं तो ये उधर जाके 4 बनेगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो चलिए पॉइंट आ गया हमारे पास 0, -2। 0 -2 कहां पे है, जल्दी से बताइए, पॉइंट बताइए कहां है। 0 -2 मुझे दिख रहा है, ये 0 और ये -2। 1,0 1,0 कहां हो गया, ये हो गया 1,0। लाइन बना दीजिए फटाफट, थोड़ी सी लाइन सीधी बननी चाहिए, सीधी लाइन बनाते हैं हम, ठीक है। देखिए ये लीजिए, ये लाइन हमने बना दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड लाइन के बॉक्स बनाते हैं। इसका बॉक्स क्या बनेगा, देखिए इसका बॉक्स बनेगा ऐसा, ये x ये y। x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू ये इधर आके क्या हो जाएगा, 6। y को अगर 0 रख दूं तो ये उधर जाके 6 बनेगा तो x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। तो पॉइंट बना 0,6। 0,6 कहां, जल्दी से बताओ, 0,6 बनेगा यहां पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3,0। 3,0 कहां पे होगा, यहां पे। ये लीजिए, दोनों से लाइन बनाते हैं, जल्दी से देखिए लाइन कैसी बन रही है। ये लीजिए, ये दोनों लाइन मिल गई। दोनों लाइनें कहां मिल रही है, जल्दी से बताओ। लाइनें मिल रही है हमारी कहां पे, लाइनें मिल रही है इस जगह पे। ये पॉइंट है हमारा जो सॉल्यूशन होगा। अब ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, अगर आपने ये डायग्राम ग्राफ में बनाया है तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, वो x की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, वो y की। ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब मेरे पास तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ क्या सॉल्व करने से बात बन सकती है। मुझे ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 और 2 3 के बीच में आनी चाहिए। 1 और 3 के बीच में, एक बार 2 ट्राई कर लें। अगर x को मैं 2 रखता हूं, 2 2 जा 4, 4 इधर है यानी y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी 4 + 2 6 होगा। x की जगह 2 रखा तो हो गया
8, 8 माइनस 4 4, ठीक है। पता चल गया कि 1 और 3 के बीच में ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया 2,2। ये लीजिए मेरा आंसर। तो जब ग्राफ पेपर नहीं हो तो कैसे पता लगाएंगे, हमें आइडिया तो लग रहा है कि 1 और 3 के बीच में है तो 2 ही एक ऑप्शन था हमारे पास। इधर ये 0 और 6 के बीच में है तो लगभग 2 या 3 कुछ हो सकता है। तो मैंने x की जगह 2 रख के देखा तो y की वैल्यू निकल के आई मेरे पास। सेम मैंने x की जगह रख के देखा तो y की वैल्यू वही निकल के आई जो यहाँ निकल के आ रही है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट 2,2 ही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए सबसे परफेक्ट क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए वापस एक और क्वेश्चन है, लिखते हैं फटाफट वैल्यूज। देखिए सेम ही काम कर रहे हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -2, सॉरी a1 b1 c1, ये भी -2। इधर लिखते हैं a2 b2 c2, इनकी वैल्यू क्या है 4 -4 -5। चलिए चेक करते हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, वैल्यूज रखी मैंने 2 अपॉन 4, -2 अपॉन -4, -2 अपॉन -5। चेक किया तो ये 1/2, ये 1/2, ये 2/5, यानी ये तो इक्वल आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस का क्या मतलब होता है, इस केस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। और जब जब ये इनकंसिस्टेंट होगा तब तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। हमने बात कर ली है, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू। देखिए ग्राफ के थ्रू भी पता है हमें पैरेलल लाइंस बनने वाली है। जल्दी से डब्बे बना दीजिए। इसका डब्बा बनाते हैं। देखिए इसका डब्बा क्या बनेगा, ये x, ये y, x को 0 रखा तो y की वैल्यू -5/4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 5/4, यानी 5/4 का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा बड़ा। यहां ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं, ये एक लाइन बन गई। ये 5/4, 0 है, ये माइनस का 5/4, 0, ये, ठीक है, ये पॉइंट आ गए। जल्दी से इसके पॉइंट देखते हैं। इसके पॉइंट क्या बनेंगे, जल्दी से डब्बा बनाइए इसका बॉक्स हम बना देते हैं यहाँ पे। ये x, ये y। अगर मैं x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू बन जाएगी -1, और y को अगर 0 करते हैं तो x की वैल्यू बन जाएगी 1। इसको दोबारा चेक करते हैं सही किया है क्या। x को अगर 0 किया तो y की वैल्यू -5/4, y को 0 किया तो x की वैल्यू 5/4, ठीक है। 0 -1 और 1 0, 0 -1 यहाँ बनेगा, 1 0 यहाँ बनेगा। तो जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल ऐसे पैरेलल चली जाएगी। थोड़ा सा प्रॉपर बनाना है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये 1 0 है, ये 0 -1 है। ये लीजिए दोनों लाइंस आप देखोगे तो बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। थोड़ा सा इधर से आपको पैरेलल नहीं लग रहा होगा, ये लीजिए, ये बिल्कुल पैरेलल निकल जाएंगे। पैरेलल निकल जाएंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। वो हम पहले ही लिख चुके हैं। इनकंसिस्टेंट पता चलते ही हमने लिख दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा लेट लेंथ इक्वल टू x एंड विड्थ या ब्रेड्थ ले लो, ब्रेड्थ इक्वल टू y, ठीक है। अब हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए एज पर क्वेश्चन इसने दो बातें दी है। क्या दी है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, यानी जो x है वो y से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकंड ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, हाफ होता है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई हमें क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन है, दोनों को हमें सॉल्व करना है और डायमेंशंस निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो ग्राफ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको ग्राफ से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए ये हमने ग्राफ बनाया इसका,
पहले इसका बॉक्स बना देते हैं। देखो इसका बॉक्स क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। ये x है, ये y है। x को अब 0 रखूंगा तो 36 बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, तो कुछ अलग करते हैं। पहले 18 मान लेते हैं, ये भी 18, ये भी 18। दूसरा क्या माने, और कुछ सोचिए। इसको मैंने मान लिया 16, तो ये हो गया 20। ठीक है, इसको अगर 16 मानूंगा तो 16 प्लस 20 होता है 36। ये ऐसे 2 पॉइंट मैंने मान लिए। चलिए इनको बनाते हैं। 18 कहाँ बनेगा, हम 5 के बना देते हैं। 5 10 15 20, यहाँ कहीं 18 आ जाएगा, तो 18 इधर है। 5 10 15 20, यहाँ कहीं 18, तो 18 का पॉइंट हमारे पास आ गया। ये लीजिए, ये हो गया 18, 18। सेकेंड पॉइंट है 16, 20, तो 16 यहाँ हो गया, 20 हमारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं इस दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया पहली बार इसका। चलिए ये वाला ग्राफ इसका हो गया। दूसरे का बॉक्स बनाते हैं। देखिए दूसरे का, इसका बॉक्स बनाते हैं। देखिए इसका बॉक्स क्या बनेगा, अगर मैं x को 0 मानता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर मैं y को 0 मानता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पहला पॉइंट है 0 -4, 0 -4 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा है 4, 0 जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इन दोनों लाइंस को अगर मैं मिलाता हूं, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। ऐसे निकलेगी तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ आ गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए हमारा आ गया है यहाँ कहीं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है इसको। जब आप ऐसे नीचे करके लाओगे तो ये 20 के आसपास आएगा, और इधर करोगे तो ये 16 के आसपास। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा बनेगा 20, 16। अब मुझे कैसे पता चला बिना ग्राफ के कि ये 20, 16 है, तो ये ऐसे पता चला कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा। सॉल्व करके देखते हैं। देखिए x की जगह 20 रखिए और y की जगह 16 रखिए। देखिए मैच कर रहा है क्या, 20 + 16 36 हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 16, 20 = 16 + 4 होता है क्या, 16 + 4 20 = यानी दोनों इक्वेशन 20, 16 पे वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा क्या है, 20, 16 है। ये लीजिए हमारा क्या हो गया, आंसर। तो जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रॉपर आपको यहाँ दिख जाएगा कि हाँ ये 20 पे है, ये 16 पे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कि हाँ लगभग इसके आसपास ही है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे जब ये डायग्राम बनेगा एकदम परफेक्ट पता चलेगा, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ से नीचे ये x देख लीजिए, यहाँ से इधर आप y देख लीजिए। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको, बहुत प्यार से समझना आप इसको। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0 है। यहां मैं लिख रहा हूं a1 a2 और यहां मैं लिख रहा हूं a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख रहा हूं। वो क्या है, 2 3 और -8। पहला केस है कि मुझे बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बनानी। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर बनानी है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a2 b2 और c2 इस तरीके से सेट करूंगा। अगर ये 2 है इसको मान लो मैं 4 लेता हूं, ये 3 है तो इसको मुझे 6 नहीं लेना, 6 के अलावा मैं कुछ भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, अब इसको कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 जो भी मन आए कुछ भी ले लो। मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, 4x + 5y + 6 = 0। ये लीजिए मेरी इक्वेशन बन गई है, कौन सी, इसके हिसाब से कि मुझे सिर्फ इतना सा चेक करना था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यानी मुझे क्या चेक करना था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना सा मुझे ध्यान रखना है। आप कोई भी इक्वेशन लिख दीजिए वो सही होगी, बस ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होनी चाहिए। a1 अगर 2 है, a2 को मैंने 4 माना, देखिए 2 का 4 हुआ है,
तो 3 का 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दो 1 2 3 4 5, फिर 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी, माइनस में कुछ भी, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, बस यहाँ 6 नहीं आना चाहिए था। ये चीज समझ में आई। चलिए पैरेलल लाइंस के लिए क्या ध्यान रखना है, पैरेलल लाइंस के लिए ध्यान रखना है A1 अपॉन A2 इक्वल टू मुझे करना है B1 अपॉन B2, लेकिन यहां रखना है नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी A1 A2 तो मेरे पास 2 हो गया है, यहाँ 3 हो गया है, तो यहां अगर मैं 4 रखता हूं तो यहां मुझे 6 रखना पड़ेगा, और यहां पे -8 है तो यहां पे मुझे कुछ और रखना पड़ेगा। देखिए ये तो मैंने इक्वल बना दिया, यहां मुझे इक्वल नहीं बनाना है, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं 8 ही लिख देता हूं। अब ये इक्वल नहीं है देखो, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये लीजिए मेरी इक्वेशन तैयार हो गई, किसके लिए, इसके हिसाब से। समझ में आया कुछ, कि ये दोनों जैसे 2 का मैंने 4 किया है तो 3 का मुझे 6 करना पड़ेगा, ये तो कंपल्शन है। यहां मुझे -8 का -16 नहीं करना, उसके अलावा मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर। और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन अगर आपको लिखनी है ना, तो जो भी ये लाइन लिखी हुई है ना, इसका डबल कर दो, वो कोइंसिडेंट हो गई ऑटोमेटिक। सबका डबल कर दो, 2x का डबल 4x, 3y का डबल 6y, -8 का डबल -16 इक्वल टू 0। ये लीजिए क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं, डबल कर दो। डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, 4 गुना भी कर सकते हो, 5 गुना, जो आपके मन में है उतना मल्टीपल कर लीजिए, वो सारे आंसर होंगे। मान लो मैं 3 गुना लिखता, 6x 9y 24 इक्वल टू 0, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, कुछ भी कर लो, सब आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, determine the coordinates of the vertices of the triangle found by these lines and the x axis and shade the triangular region। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ बना दिया। पहली इक्वेशन का मैं डब्बा बना रहा हूं, देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, डब्बा बना दो, जल्दी से बता दो x y क्या होंगे। ये x है, ये y है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू प्लस का 1, क्योंकि ये -1 माइनस है, माइनस कैंसिल। y को 0 रखा तो x की वैल्यू -1, जल्दी से प्लॉट कर दिए। 0 1 कहां बनेगा जल्दी से बताओ, 0 1 बनेगा मेरा 0,1, ये लीजिए यहाँ पे, और -1,0 मेरा यहाँ पे। तो इससे जो लाइन बनेगी, ये एक लाइन बन गई मेरी पहली। दूसरी लाइन बनाते हैं, देखिए दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, जल्दी से डब्बा बना दो। ये x, ये y, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी 0 6 और 4 0, 0 6 बनेगा मेरा यहां कहीं, और 4 0 बनेगा मेरा यहां कहीं। ठीक है, इससे जो लाइन बनेगी वो लाइन कहां बनेगी, वो लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो बन रहा है किससे, फाउंड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, इससे और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है वो पता है कौन सा बन रहा है, वो ट्राइंगल ये बन रहा है। देखिए इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ जो मिलके ट्राइंगल बन रहा है ये बन रहा है। इसकी 3 वर्टिसेस हैं, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी की वैल्यू है 4 0, बी की वैल्यू है -1 0, और ए की वैल्यू क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, ए की वर्टिसेस आपको पता चलेंगे, कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे जब आप इसको यहां देखोगे x कितना है, यहां देखोगे y कितना है। ये काम आप अपने आप करेंगे, इसको यहां मैच करके देखिए कि यहां x क्या आ रहा है, और यहां देखिए कि यहां y क्या आ रहा है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ये आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तब आपको क्लियर कट दिखेगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये a के कोऑर्डिनेट, ये b के कोऑर्डिनेट और ये c के कोऑर्डिनेट। और मैं कैसे, मैं डायरेक्टली पता कर सकता हूँ x y क्या होगा, मैं यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अभी बता सकता हूँ आपको क्या होगा। मुझे क्लियर दिख रहा है कि 1 और 4 के बीच में कुछ आना चाहिए। मान लीजिए मैं x को 2 ट्राई करता हूँ, x को मैंने 2 ट्राई किया तो 2 में से क्या निकालें, 2 + 1 3, यानी y की वैल्यू हो गई 3, 2 3 6 6 12 12। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 3। ये लीजिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको बिना ग्राफ के कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2, 3 आ रही है। ये तीनों आपकी वैल्यूज हो गई है।
तो कैसी लगी आपको एक्सरसाइज जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।